नमस्कार। आयोगों की क्लास के अंतर्गत आज हम एक और आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। पीछे आपने आयोग पढ़ लिया, राज्य महिला आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्रियों के बारे में अपन ने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के बारे में। जितने भी आप आयोग पढ़ रहे हो उनको बार बार आप पीछे के मैटर को रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आपको पीछे की चीजें क्लियर होती रहे। रिवीजन बार बार करने से आदमी में क्लियरता आती रहती है, जिससे कि वो आने वाली एग्जाम्स के अंदर आसानी से प्रश्न सही कर पाता है। अगर रिवीजन प्रॉपर नहीं होगा तो भले आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ते जाओ, अपार भंडार किताबों का कर लो, सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसलिए मैटर को सोल्व पढ़िए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, बार बार उसका रिवीजन कीजिए। देखो, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी केंद्र के तर्ज पर ही राज्यों के अंदर लोक सेवा आयोग की स्थापना करने के गठन का प्रावधान किया गया। प्रत्येक राज्य के अंदर उसका एक लोक सेवा आयोग होगा, जो कि उस राज्य के अंदर नियमित रूप से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा, नियमित रूप से विभिन्न भर्तियों में लगे हुए व्यक्तियों की पदोन्नतियों से संबंधित काम करेगा, और भी कई शिक्षा विभाग से संबंधित जुड़े हुए अन्य विभाग से जुड़े हुए काम है जो आरपीएससी करते हैं। कई विभागों की भर्ती परीक्षाओं को आरपीएससी संपन्न करवाता है। कई विभागों की ऐसी भर्तियां जिनमें इंटरव्यू की व्यवस्था है, उनकी इंटरव्यू का भी जो आयोग के अधीन आते हैं उनके इंटरव्यू को भी संपन्न करवाने का काम आयोग करवाता है। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, अपन बात करते हैं राजस्थान की। भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर राज्यों के अंदर भी एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, और उसी के तहत राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। राज्य प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय ने आरपीएससी की स्थापना हेतु 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया। उस समय के तत्कालीन राज्य प्रमुख, उस समय राज्यपाल नहीं होते थे, राज्यपाल की जगह कौन किसका पता, राज्य प्रमुख का। तो उस समय तत्कालीन राज्य प्रमुख थे सवाई मानसिंह द्वितीय, और सवाई मानसिंह द्वितीय ने क्या है, आरपीएससी राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया। उसी अध्यादेश के अनुरूप 20 अगस्त 1949 को उसी अध्यादेश के अनुरूप 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना जयपुर में की गई। यह आपको बार बार देख लेना है, कहां स्थापना हुई इसकी, जयपुर में। सबसे पहले स्थापना कहां हुई, तो जयपुर में हुई। 20 अगस्त 1949 को स्थापना कहां हुई, जयपुर में हुई। 16 अगस्त 1949 को तत्कालीन राज्य प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय ने अध्यादेश जारी किया, और उसी अध्यादेश के आधार पर 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना जयपुर में की गई। 22 दिसंबर 1949 को आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की अधिसूचना जारी हुई, और आयोग विधिवत रूप से अस्तित्व में आया। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। 22 दिसंबर 1949 को आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की अधिसूचना जारी हुई। आप बार बार ये चीज पढ़ रहे हो, बार बार कि आयोग अध्यादेश कब जारी हुआ, 16 अगस्त 1949 को। स्थापना कब की गई, तो 20 अगस्त 1949 को। लेकिन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की अधिसूचना, आपने अध्यादेश जारी कर दिया, आयोग की स्थापना कर दी, बिल्डिंग खड़ी कर दी, लेकिन वो जब उसमें अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, काम करने वाले कर्मचारी होंगे, तभी तो वो आयोग सुचारू रूप से, विधिवत रूप से चल पाएगा। तो 22 दिसंबर 1949 को आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही आयोग विधिवत रूप से अस्तित्व में आया। ये बात आपको देखना है। आयोग आरपीएससी की स्थापना, और इसी कारण आयोग अपना जो स्थापना दिवस है वो भी कब मनाता है, तो 22 दिसंबर को आयोग अपना स्थापना दिवस मनाता है। प्रश्न आ सकता है, 4 ऑप्शन वालों में भी आ सकता है कि आयोग अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, तो राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग अपना स्थापना दिवस 22 दिसंबर को मनाता है। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, पी सत्यनारायण
पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश। और पी सत्यनारायण राव समिति कब लागू हुई? 1956 में। और उस समिति की सिफारिश पर आयोग को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। अजमेर में कहां स्थानांतरित किया गया? तो अजमेर के घूघरा घाटी में स्थानांतरित किया गया। अजमेर की घूघरा घाटी में आयोग को स्थानांतरित किया गया। पी सत्यनारायण राव समिति 1956 में आई और उस समिति ने सिफारिश की और उसकी सिफारिश के आधार पर आयोग को जयपुर से कहां ले आए? अजमेर। अजमेर की घूघरा घाटी में आयोग की क्या कर दी? स्थापना कर दी। प्रतिवेदन 323 के तहत, ये अपन बाद में देखेंगे। गठन अनुच्छेद 315 के तहत प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा और उसी के तहत राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। नियुक्ति आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 316 के तहत की जाती है। गठन अनुच्छेद 315 के तहत आपने देख लिया। गठन भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 के तहत ही राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का गठन यहां पर किया गया है कि मतलब केंद्र की तर्ज पर ही राज्य के अंदर गठन किया गया है। नियुक्ति आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत की जाएगी। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत की जाएगी और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। योग्यता आयोग के आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव हो। देखो वैसे तो योग्यता है वो संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। आयोग के सदस्य हैं उनकी योग्यताओं से संबंधित संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यपाल ये देखता है कि आयोग के आधे सदस्य कम से कम ऐसे हो जिन्हें 10 वर्ष या 10 वर्षों से ज्यादा का प्रशासनिक अनुभव हो। ऐसे सदस्य होने चाहिए आधे जिनको 10 वर्ष या 10 वर्षों से ज्यादा प्रशासनिक अनुभव हो। संरचना इंपॉर्टेंट चीज है। संरचना गठन के समय, संरचना गठन के समय 3 एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। 1985 में बढ़ करके 6 हो गए, एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य। 2011 में 8 सदस्य हो गए, एक अध्यक्ष प्लस का 7 सदस्य। इंपॉर्टेंट है गठन। 3 जो 4 ऑप्शन वाला प्रश्न आता है जिसमें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, उसमें आपको ऐसा प्रश्न गठन के बारे में पूछ सकते हैं। तो गठन में आप इन तीनों बिंदुओं को अच्छे से याद कर लीजिए। जब आयोग का गठन हुआ था 1949 में, तब इसमें कितने सदस्य थे? 3, अर्थात एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। जब 1985 में इन सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके कर दिया गया था 6, अर्थात एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। फिर 2011 में संशोधन हुआ और 2011 में संशोधन करके आयोग के सदस्यों को बढ़ा करके कर दिया गया था 8, अर्थात एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। बात समझ में आई? आयोग का गठन हुआ उस समय कितने सदस्य थे? 3। 1985 में बढ़ा करके सदस्यों की संख्या कर दी गई थी 6 और 2011 में आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ा करके कर दी गई थी 8, अर्थात एक अध्यक्ष और 7 सदस्य आपको याद रखना है। कार्यकाल अनुच्छेद 316 के तहत 6 वर्ष या 62 वर्ष तक इसका आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होगा। इंपॉर्टेंट चीज देखना, अनुच्छेद 316 के तहत कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। अनुच्छेद 316 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, इसमें से जो भी पहले हो। 62 वर्ष की उम्र के बाद में अगर किसी सदस्य जिसको आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में 5 साल नियुक्त किए हुए हो गए, लेकिन वो 62 वर्ष का हो गया तो उसे पद से हटाना होगा, हटा दिया जाता है, हटना होगा। तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष। 41वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सदस्यों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दी गई है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अच्छे से देख लेना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और फिर पूछ सकते हैं। आरएस जैसी एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है कि सदस्यों की जो उम्र है वो 60 से बढ़ाकर के 62 वर्ष की गई है। वो 41वें संविधान संशोधन 1976 के तहत की गई है, जिसमें क्या है कि सदस्यों की जो आयु पहले 60 वर्ष थी, 6 वर्ष या 60 वर्ष थी, उसको बढ़ा करके 60 वर्ष से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 62 वर्ष कर दी गई है। सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। देखो अनुच्छेद 319 के तहत प्रतिनियुक्ति के पात्र नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य प्रतिनियुक्ति के पात्र नहीं है, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। मतलब मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि आयोग का अध्यक्ष को एक बार नियुक्त करने के बाद में दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता।
आयोग के सदस्य जो हैं उन्हें उसी आयोग में अध्यक्ष के रूप में तो नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन आयोग के अध्यक्ष व जो सदस्य हैं वो किसी अन्य आयोग का अध्यक्ष उसे नहीं बनाया जा सकता, न उस आयोग के सदस्यों को किसी अन्य आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता, न उन्हें किसी अन्य प्रशासनिक सेवा के अंदर लगाया जा सकता। राज्य सेवा के अंतर्गत उन्हें कहीं पर भी नहीं लगाया जा सकता, अर्थात तो वो प्रतिनियुक्ति के पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। और ये संविधान के अनुच्छेद 319 के अंतर्गत लिखा गया है कि ये प्रतिनियुक्ति के पात्र नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है त्यागपत्र। अनुच्छेद 316(2) के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। देखो छोटे वीडियो के अंदर, छोटी छोटी क्लासों के अंदर आपको वो जानकारी दी जा रही है जो एग्जाम बेस्ड है, जो एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पुटअप होते हैं। इसी क्लास को चाहे तो 50 मिनट की कर सकते हैं, इतने से मैटर में पहले इस मैटर को मिटाऊं फिर उसको बार बार लिखूं, और या इसी क्लास को अपन 15 मिनट के अंदर पूरी कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी करनी है, उस मैटर को अपने को जल्दी कवर करना है और स्मार्ट रूप से कवर करना है, बार बार उसका रिवीजन करना है, न कि अपना उद्देश्य यहाँ पर टाइम स्पेंड करने का नहीं है। अपना उद्देश्य एग्जाम जो आ रही है उनमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट प्रदान करने का, ज्यादा से ज्यादा जहां से क्वेश्चन पुट होते हैं उनको बताने का है। त्यागपत्र अनुच्छेद 316 के तहत अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। अब ये त्यागपत्र वाली बात मैं चाहूं तो इसको 3 बार बोल करके बोर्ड पर लिख करके इसमें 3 मिनट बिता सकता हूं, लेकिन नहीं, ये 1 मिनट में है। आप समझ गए हैं कि त्यागपत्र किसको देंगे, किस अनुच्छेद के तहत देंगे, आप अपने नोट्स में लिखिए और उसका बार बार रिवीजन कीजिए। त्यागपत्र अनुच्छेद 316 के 2 के तहत बर्खास्तगी, अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद आयोग के अध्यक्ष हो या कोई सदस्य हो उसको बर्खास्त किया जा सकता है। देखो नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल अनुच्छेद 316 के तहत। बर्खास्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 317 के तहत। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही किसी भी सदस्य को क्या कर सकता है, अगर वो सही पाया जाता है तो उसे उस पद से बर्खास्त कर सकता है, सदस्य से बर्खास्त, उसकी सदस्यता से उसको बर्खास्त किया जा सकता है। कर्तव्य अनुच्छेद 320 के तहत भर्ती परीक्षाओं के आयोजन या पदोन्नति, आयोग के कर्तव्य क्या है, आयोग के कर्तव्य है अनुच्छेद 320 में लिखा गया है कि आयोग भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा, आयोग विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के इंटरव्यू करवाएगा, आयोग विभिन्न पदोन्नतियों से संबंधित कार्य करेगा। ये आयोग के कर्तव्य हैं जो अनुच्छेद 320 में लिखे गए हैं। एक है प्रतिवेदन, अनुच्छेद 323 के तहत आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। इंपॉर्टेंट चीज है, या देख लो प्रतिवेदन की अगर बात आए तो प्रतिवेदन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख लो, है ना। प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 के तहत, अनुच्छेद 323 के तहत प्रतिवेदन, आयोग अनुच्छेद 323 के तहत आयोग अपने कार्यों का जो प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को सौंपता है। किसको सौंपता है, तहत राज्यपाल को सौंपता है। आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 के तहत राज्यपाल को सौंपता है। आप इसको बार बार सुनो इस चीज को और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो। आरपीसी को इसको आप अच्छे से लिख के इसी को पढ़ के चले जाना, प्रश्न बाहर नहीं आएगा, बाहर आता तो यह लिखते ही क्यों हम, और फिर भी अगर कहीं से आता है तो आप इसको अपनी जो एक आप बुक्स रखते हो जिसको आप बार बार पढ़ते आ रहे हो, जो नोट्स आप पढ़ते आ रहे हो उनसे और पढ़ लीजिए और इसको अपने उसी के साथ ऐड कर दीजिए। पूरे टॉपिक का सारांश तो यही है, प्रश्न तो यही से पुटअप हो जाएगा। फिर भी आप अन्य स्रोत से पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज को पढ़ने का एक ही तरीका है, 10 किताबें पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। और सीमित मैटर पढ़िए, शॉर्ट मैटर पढ़िए, बार बार उसके नोट्स बनाइए और बार बार उसका रिवीजन कीजिए। जय हिंद।